दोस्तों, हमारी कहानी चल रही है दुगड्डा के आदमखोर बाघ की। वास्तव में ये बहुत ही खतरनाक, निर्भीक और क्रूर हो गया था। कहानी के पिछले भाग में हमने जाना था कि इस बाघ ने 3 बच्चों को बहुत ही निर्ममता से मार दिया था, जिनके नाम भगवती, अनुसुईया और कबूतरी थे। एक महिला जो दिल्ली से आई हुई थी, सरस्वती देवी, उन पर भी हमला करके उन्हें जान से मार दिया था। मैंने आपको बोला था कि इसके बाद की कहानी मैं आपको आगे बताऊंगा और बताऊंगा कि किस तरह से एक शिकारी खुद शिकार हो गया था, जान बच गई थी। खैर, तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए हम सीधे चलते हैं कहानी के अगले भाग में, ठीक है ना? टाइम वेस्ट क्या करना है। दोस्तों, कोटद्वार के एक शिकारी बाबा निहाल सिंह ने आदमखोर के शिकार का परमिट लेने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्य वन्य जंतु प्रतिपालक को एक एप्लीकेशन भेजी। डिपार्टमेंट ने एप्लीकेशन देखी, पढ़ी और उनको परमिट दे दिया। लेकिन इस परमिट में भी प्रतिबंध वही था, जो कि केवल आदमखोर बाघ को ही मारेंगे, किसी अन्य बाघ को नहीं मार सकते। और शर्तों के अनुसार अगर आदमखोर के धोखे में अगर बाबा निहाल सिंह की गोली से कोई दूसरा बाघ मारा जाता है तो उन्हें भी वही सज़ा भुगतनी पड़ेगी जो शासन द्वारा तय की गई है। यानी कि 1972 में जो नियम लाए गए थे उसके तहत जो सज़ा तय की गई है वही उनको मिलेगी। क्योंकि इस शर्त पर व्यंग करते हुए बाबा निहाल सिंह ने कहा भी था कि अगर वन्य जंतु प्रतिपालन विभाग जो है आदमखोर के गले में एक घंटी बांध दे तो इस इलाके में पाए जाने वाले जो दूसरे आदमखोर बाघ हैं उनमें से वो जो है उस आदमखोर बाघ को आसानी से पहचान लेंगे, क्योंकि उसके गले में घंटी बंधी होगी। जहाँ जाएगा आवाज़ करेगा और वो उसे गोली से उड़ा देंगे। हालांकि ये एक व्यंग्यात्मक टिप्पणी थी, एक हास्य था, लेकिन कोटद्वार के एक साप्ताहिक पत्र में ये प्रकाशित भी हो गया। बड़ी किरकिरी हुई शिकारी साहब की। दोस्तों, इस समय में प्रशासनिक व्यवस्था के अनुसार जो आदमखोर की गतिविधियां थी उसके संदर्भ में वन्य जंतु प्रतिपालन विभाग और राजस्व विभाग, इनके अधिकारी और कर्मचारी, इनके अलग अलग जो है इनको क्या कहना चाहिए यार, दायित्व दिए गए थे। नरभक्षी को मारने या पकड़ने की कार्रवाई करने का दायित्व ये मुख्य जंतु प्रतिपालक का था। अब उन्हें कुछ ऐसा करना था कि अपने कर्मचारियों और अधिकारियों के सहयोग से बाघ को या तो पकड़ लें या मार दें, और वो कुछ ऐसा हो कि ये 1972 का जो वन्य जंतु संरक्षण अधिनियम है इसका उल्लंघन ना हो पाए। कुछ ऐसा जुगाड़ किया जाए कि वही बाघ मारा जाए। दूसरी ओर नरभक्षी द्वारा किसी मनुष्य को मारे जाने की जो घटना होती थी उसकी जांच पड़ताल और उसके बारे में सब सबूत सब ये सब करने का जो जिम्मेवारी थी वो राजस्व विभाग के अधिकारियों को थी। उन्हीं के कर्मचारी जाते थे, वही देखते थे। जिस भी पट्टी में आदमखोर किसी मनुष्य को मारता था उस पट्टी के पटवारी को उस जगह पर जाकर ये जांच करनी होती थी कि मृतक की हत्या वास्तव में आदमखोर ने की है। क्योंकि इस बात का भी बड़ा डर था कि कहीं कोई आपसी रंजिश में कोई किसी का मर्डर कर दे और उसको जंगल में फेंक दे और बाद में जानवरों द्वारा वो नोच दिया जाए और फिर उसको बोल दिया जाए कि अरे इसे बाघ ने मार दिया है, खुद बच जाए। तो ये चीज़ें भी बहुत ध्यान में रखनी होती थी। और जब जांच पड़ताल करने के बाद पटवारी को ये विश्वास हो जाता था कि मृतक मनुष्य की जो भी है, बच्चा मतलब मनुष्य कह रहा हूँ मैं, बच्चा हो, बुजुर्ग हो, महिला हो, कोई भी हो, उसकी हत्या आदमखोर बाघ ने ही की है, तो वो उसे अपने रोजनामचे में दर्ज कर लेता था और परगना अधिकारी को इस घटना की सूचना भेज देता था। और जो एसडीएम साहब थे ये सूचना जिला मजिस्ट्रेट, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उस टाइम में जो भी थे, उनको भेज देता था। ये एक सरकारी सिस्टम था, एक सिस्टम बना हुआ था सारी घटनाओं की जानकारी का। आदमखोर की गतिविधियों के कारण राजस्व विभाग के जो कर्मचारी थे या जो अधिकारी थे उनका जो है पब्लिक के साथ में कुछ ज़्यादा ही मिलना जुलना होता था, क्योंकि हमेशा वही पहुँचते थे।
इसलिए पब्लिक भी अपना जो है सारा दुख, सारी परेशानियाँ जो भी है वो उनसे ही शेयर करती थी और उनसे रिक्वेस्ट करती थी कि साहब जो भी करो कुछ तो करो, बस जल्दी से जल्दी जो है इस आदमखोर से इससे मुक्ति दिलाओ साहब, इससे तो जान की आफत कर रखी है। मवेशी ले जाए कोई बात नहीं, छोटे छोटे बच्चों को मार रहा है। दोस्तों, इस आदमखोर बाघ को मारने के इरादे से वन्य जंतु प्रतिपालक श्री चतुर्वेदी जी, जिनका नाम मैं कई बार ले चुका हूँ, और वन संरक्षक महेंद्र सिंह जी ने 24 नवंबर 1977 को एक संयुक्त अभियान चलाया। उन्होंने डाबर गांव में अपना ठिकाना बनाया और डाबर गांव के नज़दीक के ही एक जंगल में एक मचान बनवाया और फिर उस मचान के पास से कुत्ते को बंधवा दिया और अपनी बंदूकें लेकर वो कई रातों तक जो है उस मचान में बैठते रहे। अब कई दिन बीत गए थे। अब एक रात इनको मचान में बैठे हुए अचानक से ऐसा लगा जैसे बाघ कुत्ते पर झपटा हो, तो इन दोनों ने उस पर दनादन जो है गोलियां दागनी शुरू कर दी और फिर अगले दिन सुबह ये मचान से उतर कर वो कुत्ते के नज़दीक पहुंचे तो कुत्ता तो सही सलामत था। वहाँ पहुंचकर इन्होंने देखा कि वहाँ पर खून की कुछ ड्रॉप्स पड़े हुए हैं, कुछ खून की बूंदें गिरी हुई हैं। इन दोनों अधिकारियों को ये विश्वास हो गया कि भले ही आदमखोर मरा हो या ना मरा हो, लेकिन वो घायल तो हो ही गया है। अब डाबर गांव के लोगों की को उन्होंने बुलाया और उन लोगों से बोला कि भैया हमारी मदद करो अब, और चलो सब लोग मिलके जो है इस बाघ को तलाशते हैं, ढूंढते हैं। अब इन्हें तो पूरी उम्मीद थी कि या तो बाघ मारा जा चुका है या बहुत ज़्यादा घायल हो गया है। तो डाबर गांव से कुछ दूर स्थित पहाड़ी में एक खो थी। खो मतलब गुफा थी। इन लोगों को ये शक हुआ कि हो सकता है कि घायल आदमखोर बाघ जो है इस खो के अंदर छुप गया है। तो इन लोगों ने क्या किया, गांव वालों ने और उन लोगों ने मिलकर के खूब ढेर सारी सूखी घास इकट्ठा करी और उसके खो का जो मुहाना था उस पर उसको जला के धुआं करना शुरू कर दिया, ताकि गुफा के अंदर धुआं भरे और धुआं भरने के कारण आदमखोर का दम घुट जाए और वहीं मर जाए। घंटों तक खो के जो ये मुहाना था इस पर धुआं किया गया, बहुत देर तक, घंटों तक। और उसके बाद फिर इस खो को जो है खोदना शुरू किया गया। तो उन्हें उस खो में उन्हें जो है एक वो मरा हुआ लकड़बग्गा मिला। दोनों अधिकारियों ने फिर से जंगल में बाघ को तलाशना शुरू कर दिया। बहुत खोजबीन करी, बहुत ढूंढा जहाँ तहाँ, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। कोई घायल या मृत या कुछ ऐसा ही कोई बाघ नाम की इनको चीज़ नहीं मिली। फिर हताश होकर दोनों अधिकारी 28 नवंबर 1977 को डाबर गांव से वापस लौट गए। मेरा कुछ फ़ायदा ही नहीं हुआ। इस दौरान जिलाधिकारी ने गढ़वाल के सभी बंदूकधारियों से एक बार फिर अपील करी कि वो लोग भी आदमखोर को मारने का हर संभव प्रयास करें। इस अपील से कई शिकारी आदमखोर को मारने की कोशिश में लग गए। उन्होंने कहा ठीक है यार, अब तो जब डीएम साहब कह रहे तो चलो करी जाए कोशिश। अजमेर वल्ला पट्टी में एक गांव है कठूड़, वहाँ के एक साहब थे श्री उमराव सिंह जी। वो पहले आर्मी में थे और रिटायरमेंट के बाद गांव आ गए थे और गांव में ही रहना उन्होंने शुरू कर दिया था। तो उन्होंने अपने दो दोस्तों को, जिनके नाम सुंदर सिंह और शौकत अली थे, उनको अपने साथ लिया और उनको मिलके फैसला किया कि चलो यार इस बाघ को हम लोग मारें। और ये तीनों मित्र 7 दिसंबर 1977 की शाम को आदमखोर की तलाश में निकल गए। अब ये जलठा गांव से डौली खाल की ओर निकल पड़े। उन्होंने जो रूट चुना वो डौली खाल की ओर जलठा से ये चुना। एक पगडंडी पर इन लोगों को बाघ के पंजों के एकदम ताज़ा निशान दिखाई दिए। अब इन्होंने निशानों का पीछा करना शुरू कर दिया। अब ये तीनों शिकारी बहुत सावधानी से आगे बढ़ने लगे। कुछ मीटर चलने के बाद ये लोग एक ऐसी जगह में पहुंच गए जहां से पगडंडी 2-3 दिशाओं में बढ़ गई थी। 2-3 रास्ते पगडंडी मतलब बढ़ गई थी, जैसे पहाड़ों में बढ़ जाते हैं अलग अलग जगह के अलग अलग पगडंडी। और इस जगह की जो ज़मीन थी वो पथरीली थी, तो यहाँ पे बाघ के जो है पंजों के निशान जो अभी तक दिख रहे थे वो दिखाई देने बंद हो गए। तो इनको अब चुनना था कि भाई अब किस रास्ते पर चुना जाए, कहाँ की तरफ चला जाए, कहाँ ढूंढा जाए। इधर शाम ढल चुकी थी, अंधेरा भी थोड़ा होने लगा था, इसलिए तीनों शिकारियों ने अपनी टॉर्च निकाल ली और टॉर्च की रोशनी में ही वो आगे बढ़ने लगे। एक
ये उमराव सिंह जी ने पहाड़ के ढलान की ओर जाने वाली जो पगडंडी थी वो पकड़ ली। अब वो उसमें कुछ ही मीटर, थोड़ा सा मीटर आगे चले थे कि अचानक एक चट्टान के पीछे से आदमखोर ने उनके ऊपर हमला बोल दिया। अब ये बाघ का जो हमला था वो इतना अप्रत्याशित था कि उमराव सिंह जी को कुछ समझ में ही नहीं आया। वो भड़ाम से जो है वही गिर पड़े पगडंडी पे। उनकी जो एक हाथ में टॉर्च और दूसरे हाथ में बंदूक थी वो दोनों छटक के दूर जा गिरी। इधर बाघ का भी जो है झपटने के बाद इन पर हमला करने के बाद में उसका थोड़ा डिसबैलेंस हुआ, वो एक तरफ फिसला, लेकिन वो तुरंत उसने अपने आप को संभाला और बहुत तेज़ी से पलटकर उसने हमला किया और उमराव सिंह जी की दाहिनी टांग को अपने जबड़े में दबोच लिया और फिर उन्हें ढलान में नीचे की ओर खींचने लगा था, ताकत लगा खींचने लगा ऊपर से नीचे की ओर। इस हमले से उमराव सिंह जी एकदम से घबरा गए। स्वाभाविक सी बात है यार, बाघ कूद जाएगा तो घबराहट होनी है। अभी बाघ ने पाँव पकड़ रखा है और जोर जोर से चीखने लगे, चिल्लाने लगे। उनकी चीख पुकार सुनकर सुंदर सिंह और जो शौकत अली थे वो भी दोनों मित्र इनके दौड़ते हुए इनके पास पहुँचे और टॉर्च की रोशनी इन्होंने करी उस आवाज़ की तरफ जहाँ से उमराव साहब चिल्ला रहे थे, उस तरफ टॉर्च की रोशनी मारी। फिर देखा रहे यार तो स्थिति बड़ी गंभीर है। तो उन्होंने हवाई फायर करने शुरू कर दिए, दाएं दाएं हवा में फायर करने शुरू कर दिए। तो गोलियों की आवाज़ से घबरा कर बाघ ने उमराव सिंह जी को छोड़ दिया और झाड़ियों में घुसा और उसके बाद गायब हो गया। कहाँ निकल गया कुछ पता नहीं। अब सुंदर सिंह और शौकत अली जी घायल उमराव सिंह जी को लेकर वापस अपना गांव आ गए। क्या करना था, इतने घायल हो गए तो उनको लेके आ गए। एक्चुअली हुआ क्या था कि आदमखोर के समझ में आ गया था कि उसका पीछा किया जा रहा है। अब वो उसने क्या किया, वो एक चट्टान की ऐसी जगह में ओट लेकर के छुप के बैठ गया और अपने पीछे आने वाले लोगों पर देखने लगा। उसकी नज़र जो है उमराव सिंह जी पर रखी हुई थी। उसने तड़ लिया था उसने कि ये है, इस आदमी को पकड़ना है। और जैसे ही वो उनके सामने से निकले उसने जो है छलांग लगा दी, छलांग मार के झपट्टा मार के उनको दबोचने की कोशिश करी। सोचो यार, अगर बाघ उमराव सिंह जी के पाँव के बदले गर्दन में झपटा होता तो उन्हें कितनी दुखद और दर्दनाक हालत का सामना करना पड़ता, मौत का ही सामना करना पड़ता। जब बाघ ने उमराव जी पर हमला किया उस समय रात के लगभग 7 बजे का टाइम रहा होगा, कोई बहुत ज़्यादा रात भी नहीं थी। बस बाघ को पता चल गया था कि मेरा पीछा कर रहे हो, तो उसने कहा कि मैं ही इन पर अटैक कर दूँ। और फिर इसके बाद तो दोस्तों हम इस क्षेत्र में जो मौतों का सिलसिला चालू हुआ वो बहुत ही हृदय विदारक, अरे हृदय विदारक क्या यार, वो दिल को चीर देने वाला हुआ। बस आप लोग तो दिल को मजबूत करके सुनते जाइए, कितना खतरनाक हो गया बाघ। अजमेर वल्लभ पट्टी के अंदर एक गांव और आता है जिसका नाम है गहड़। इस गांव के श्री अमर सिंह जी अपने परिवार के साथ गांव में ही रहते थे। 30 दिसंबर 1977 की रात करीब 8 बजे के आसपास उनकी वाइफ, जिसकी उम्र करीब 28 साल थी, 28 वर्ष की थी, वो अपने आंगन में बैठकर अपना सिर धो रही थी ना, सर धोते हैं, सर धो रही थी। सिर धोने के बाद वो पानी का खाली लोटा ऐसे बगल की दीवार में रखने लगी कि अचानक दीवार के पीछे छिपे हुए बाघ ने उनका हाथ अपने जबड़े में दबोच लिया और पकड़ लिया हाथ। अब महिला ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया। अब शोर मचाना, चोरी कर सकती थी और क्या कर सकती थी। उसकी चीख पुकार की आवाज़ सुनकर अमर सिंह जी और कुछ अन्य लोग लालटेन लेकर दौड़ते हुए उस तरफ को आए। अब लोगों को अपनी ओर आता देखकर बाघ ने उनका हाथ छोड़ा और फिर अंधेरे में गायब हो गया। तो लोगों ने देखा कि महिला के हाथ में बाघ के दांतों के निशान थे और उसमें खून बह रहा था। या जो भी उन्होंने हल्दी का लेप वेप लगा, लोगों पट्टी वट्टी करके किसी तरह से उसका खून रोका। दोस्तों, आदमखोर ज़्यादातर वारदातें अजमेर वल्लभ पट्टी में ही कर रहा था, आपने ध्यान दिया होगा। सारे गांव अजमेर वल्लभ पट्टी और कुछ सीतापट्टी के भी थे, सीलापट्टी के। 6 जनवरी 1978 की रात थी। सियालगढ़ गांव में श्री गोविंद सिंह जी के घर में इस आदमखोर ने एक और वारदात कर डाली। गोविंद सिंह जी का परिवार अपने घर के अंदर सोया हुआ था, रात हो गई थी, सोया हुआ था और वो लोग शायद
सोने से पहले दरवाजे की कुंडी लगाना भूल गए थे। बाघ ने दरवाजे पर अपना हाथ रखा तो दरवाज़ा खुल गया। आदमखोर बिजली से भी तेज गति से घर के अंदर घुसा और गोविंद सिंह जी की 30 वर्षीय पत्नी सुशीला पर उसने हमला बोल दिया। हमला होते ही सुशीला जोर जोर से चिल्लाने लगी और उसकी दर्दनाक आवाज़ को सुनकर परिवार के जो दूसरे मेंबर्स थे, जो अन्य सदस्य थे, वो भी जाग गए और जल्दी से दौड़ते हुए सब आए उस तरफ को। आदमखोर बाघ ने सुशीला जी को बुरी तरह से घायल कर दिया था और अपना जब उसने देखा कि सुनी आवाज़ लोगों के आने की, भाग गया। ये घर के अंदर घुस के मार रहा था, बताइए। इस वारदात की खबर सुनकर अगले दिन क्षेत्रीय पटवारी श्री कुंज बिहारी पंत और कानूनगो श्री आनंद सिंह नेगी जी दोपहर के समय सियालगढ़ पहुँचे और उन्होंने गाँव वालों के साथ मिलकर वहीं आसपास के जंगलों में हाका वगैरह लगवाया, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि आदमखोर जो है बाहर नहीं निकला। जहाँ भी छिपा था वहाँ छिपा रहा, वहाँ से बाहर नहीं निकला। हाका बेकार हो गया। 7 जनवरी 1978 की रात को अजमेर वल्ला पट्टी के ही रमड़ी गांव के एक साहब थे कुंवर सिंह जी। उनकी 9 साल की बच्ची दिक्का अपनी 6 साल की बहन बांदरी और माँ सावित्री श्रीमती द्रौपदी के साथ फ्रेश होने के लिए घर से बाहर आई। फ्रेश होने के बाद दिक्का घर के दरवाजे के अंदर घुसने ही वाली थी कि घर के सामने जो खेत था उसकी मेड़ की ओट में छुपे हुए एक आदमखोर छुपा हुआ था। उसने एकदम से छलांग लगा करके दिक्का को अपने मुंह में दबोच लिया। अब दिक्का के मुंह से घुटी हुई चीख निकल गई, वही मित्र बचा, वही मित्र बचा, मतलब ए माँ मुझे बचा ले माँ, ये अपनी लैंग्वेज में बोली थी वो। आदमखोर बच्ची को मुंह में दबोच पकड़े हुए घर के सामने के खेतों को पार कर ढलान से नीचे उतर गया आदमखोर। दिक्का की चीख सुनकर उसकी चाची कमला लालटेन लेकर अपने कमरे से बाहर निकली और अकेले ही बच्ची को बचाने के लिए आदमखोर के पीछे पीछे दौड़ पड़ी। उसने दौड़ना शुरू कर दिया आदमखोर के पीछे। दिक्का का जो पिता कुंवर सिंह था वो भी चिल्लाता हुआ बाप के पीछे दौड़ा। अब इन लोगों की चीख पुकार सुनकर गांव के अन्य लोग भी हाथों में लालटेन लेकर के आ गए और वो भी जब सारी बात उनको पता चली तो वो भी उसी ओर दौड़े जिस ओर बाघ गया था। अब लोगों द्वारा लगातार पीछा किए जाने के कारण बाघ दिक्का की लाश को कुंवर सिंह जी के मकान से करीब 100-150 मीटर दूर एक जहाँ गधेरा था, उनके घर से करीब 100-150 मीटर दूरी पर गधेरा था, उस गधेरे के पास छोड़कर जंगल में भाग गया। अब लोगों ने बॉडी को ढूंढ लिया और बॉडी को उठाया और उसे कुंवर सिंह जी की गौशाला में रख दिया। बॉडी के गले में दांतों के गहरे निशान थे जिनसे खून बह रहा था। श्री कुंवर सिंह जी और उनके परिवार का तो स्वाभाविक सी बात है यार, रो रो करके बहुत बुरा हाल हो रहा था। सारा वातावरण गमगीन था। गांव के पुरुष, महिलाएं, यहाँ तक कि बच्चे जो दिक्का के दोस्त थे उनकी भी आंखें नम थी। इस घटना को अंजाम देने के बाद मतलब 7 जनवरी 1978 को ही, मतलब इसी घटना के तुरंत बाद ये बाघ करीब 2:30 बजे रामड़ी गांव से 8 किलोमीटर दूर सीलापट्टी के एक गांव उखलधार में पहुंच गया और यहाँ आकर श्री हरदेव सिंह जी थे, उनके घर के पास आकर के उनकी जो गौशाला थी वहाँ आ गया। अब बाघ की उपस्थिति को पहचान कर गौशाला के जितने मवेशी थे वो घबरा गए और छटपटाहट करने लगे, आवाज़ें करने लगे। बाघ जो है गौशाला के दरवाजे पे बार बार अपने पंजे मार रहा था और मवेशियों का डर से बुरा हालत हो रहा था। मवेशियों की आवाज़ सुनकर हरदेव जी की जो पत्नी थी विमला, उसकी नींद खुल गई। अब मवेशी ऐसा क्यों कर रहे हैं, इस तरह से क्यों परेशान हो रहे हैं, ये देखने के लिए उसने अपनी देवरानी आनंदी उसको उठाया और उसके साथ लालटेन लेकर गौशाला की तरफ आ गई। बाघ ने जब उनको आता हुआ देखा तो तुरंत वो गौशाला के पीछे घात लगा के बैठ गया, वो अलर्ट होके बैठ गया। अब ये दोनों महिलाएं ने गौशाला में पहुंची, उसे खोलकर मवेशियों को चेक किया
तो सब कुछ ठीक ठाक ही पाया। बस जो गौशाला के सामने की जो खूंटी थी, वो जिससे चिटकन वो खूंटी जो लगा के कुंडी रोकी गई थी, वो खूंटी गिरी थी और दरवाज़ा थोड़ा खुला हुआ था। खैर इन्होंने दरवाज़ा बंद करके उस खूंटी को ठीक कर दिया, ठीक तरह से लगा लिया और ये दोनों महिलाएं वापस अपने घर की ओर आ गई। आगे आगे लालटेन पकड़े हुए आनंदी चल रही थी और उनके पीछे जो है विमला जी। आनंदी जो थी, उन्होंने घर का दरवाज़ा खोल करके वो तो अंदर चले गई, लेकिन जैसे ही विमला ने गांव के अंदर, ये घर के अंदर अपना पांव रखा, बाघ ने बड़ी फुर्ती के साथ विमला जी पर हमला कर दिया और उन्हें पीछे से पकड़ लिया। मगर थोड़ा सा विमला जी ने अपनी हिम्मत दिखाई, थोड़ा साहस का परिचय दिया और खुद को दरवाजे के अंदर करके जोर से दरवाजे को बंद कर दिया। दरवाज़ा बाघ के मुंह पे लगा और जैसे ही दरवाज़ा मुंह पे लगा तो विमला जी जो है उसकी पकड़ से मुक्त हो गई और वो जोर से दरवाज़ा बंद होने और विमला की इनकी चीख सुनकर परिवार के सारे सदस्य जाग गए। अरे क्या हुआ, क्या हुआ, अरे क्या हो गया, क्या हो गया, जैसे होता है वैसे ही बोलते हुए वो विमला के पास पहुंच गए। बाघ ने विमला जी के हिप्स में दांत गड़ा दिए थे जिनसे खून निकल रहा था। वो बेचारी महिला बहुत बुरी तरह से डरी हुई थी, उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल पा रहा था। परिवार वालों के को समझने में देर नहीं लगी कि विमला देवी जो है ये आदमखोर का शिकार होने से बाल बाल बच गई है। दोस्तों आप लोग भी सोचो यार कि बाघ कितना चालाक और कितना शातिर था। वो गौशाला के अंदर गया, सारे मवेशियों को डराया और वो जब डर के रंभाने लगे, मतलब आवाज़ें करने लगे, तो बिना किसी को मारे या बिना किसी को घायल किए तो चुपचाप गौशाला से बाहर निकल आया और इंतज़ार करने लगा, है ना यार। और इससे भी ज़्यादा आश्चर्य की बात है कि उसने बाहर आके गौशाला का दरवाज़ा भी भेड़ने की कोशिश करी कि दरवाज़ा जैसे पहले भिड़ा हुआ था वो भी उसने कोशिश करी और खुद जो है घात लगा के बैठ गया। उसे पूरी उम्मीद थी कि मवेशियों की आवाज़ सुनकर कोई ना कोई मनुष्य तो आएगा ही आएगा और वो जो है आराम से उसका शिकार कर लेगा, और हुआ भी वैसा ही। विमला और आनंदी देवी बाहर निकले और उनकी वापसी पर बाघ ने विमला जी पर हमला कर दिया और वो तो अपनी किस्मत और अपनी हिम्मत के कारण बच गई। और सोचो यार, मान लो अगर विमला देवी अकेली गई होती तो फिर तो बच नहीं पाती, वो तो तभी अटैक कर देता। लेकिन विमला देवी बहुत दर्द और बहुत असहनीय पीड़ा के साथ उन्होंने जैसे तैसे रात काटी। सुबह होने पर जब परिवार के कुछ सदस्य गौशाला की तरफ गए तो उन्हें बाघ के पंजे साफ साफ दिखाई दिए। गौशाला के अंदर सारे मवेशी सही सलामत थे, किसी को कुछ नहीं नुकसान नहीं हुआ था। हरदेव जी विमला देवी को उनका इलाज कराने के लिए दुगड्डा लेके चले गए, मतलब निकल गए दुगड्डा के लिए। रास्ते में उनके हनुमंती पड़ा। हनुमंती में सीला पट्टी के वृत्त 3 के पटवारी श्री मंगल सिंह तोमर जी को इस घटना की उन्होंने सूचना दी कि रात में ऐसा ऐसा हो गया। पिछली रात रामड़ी गांव में दिक्का नाम की बच्ची को बाघ ने मार दिया है। उसी रात को बच्ची पे भी तो अटैक किया था ना। अब ये खबर जो है अजमेर वल्ला पट्टी वृत्त 1 के पटवारी श्री धीरज सिंह राणा को 8 जनवरी 1978 की सुबह 10 बजे मिली, ऑफिस के टाइम में अगले दिन। ये सूचना इन्हें सोहन सिंह जी ने दी थी। सूचना पाकर वो अपने चपरासी दिलवर सिंह के साथ रमड़ी गांव की तरफ निकल गया। वहां पहुंचकर उन्हें पता चला कि गांव वालों ने दिक्का की बॉडी को दम कर दिया, तो दफना दिया है। फिर उन्होंने लोगों से घटना के बारे में जानकारी लेकर अपनी डायरी में नोट किया कि पट्टी अजमेर वल्ला के रामड़ी गांव में कुंवर सिंह की 9 वर्षीय पुत्री दिक्का को 7 जनवरी 1978 की रात 8:30 बजे आदमखोर बाघ ने मार दिया है। ये उन्होंने नोट कर लिया। पटवारी जी ने ये सूचना एक मैसेंजर के थ्रू एसडीएम श्री पंकज कुमार साहब तक पहुंचवा दी। एसडीएम साहब ने तुरंत जो है श्री गजेंद्र नाथ चतुर्वेदी जी जो थे उनसे संपर्क किया
और उन्हें अपने साथ रमणी गांव चलने के लिए बोला। अब ये दोनों लोग कोटद्वार से निकले और लगभग 12 किलोमीटर लंबी एक तंग पतली सी पगडंडी में, जो खड़ी चढ़ाई वाली थी, उसमें चलते हुए 8 जनवरी की शाम रमणी गांव पहुंचे। सबसे पहले तो वो दिक्का के घर गए और उनके परिवार वालों से मिले, उस बच्ची के। उन्हें सांत्वना वगैरह देने के बाद दिक्का के घर के नज़दीक ही एक मचान बनवाया और फिर एक बकरे को उसके नज़दीक ही बंधवा दिया। इसके बाद वो अपनी राइफल लेकर बहुत सावधानी के साथ मचान के ऊपर जाके बैठ गए कि आएगा तो ठोक देंगे। एसडीएम साहब तो रमणी गांव में बाघ का इंतज़ार कर रहे थे, मचान में बैठे हुए इंतज़ार कर रहे थे, मगर बाघ तो कहीं और ही बिजी था उस टाइम। 8 जनवरी की 1978 की ही रात, उसी रात जब ये मचान लगा के बैठे हुए थे, वो रामड़ी से 10 किलोमीटर दूर सीला पट्टी के उमलदा गांव में वहाँ मौजूद था। वहाँ उसने घटना को अंजाम दे दिया। हुआ यूँ कि उमलदा गांव में एक 5 साल का बच्चा जिसका नाम विक्रम सिंह था, उसको उसकी मौसी सुधा खाना वगैरह खिला करके, उसके हाथ में धुला करके, उससे गोद में लिए हुए अंगीठी के पास बैठकर बच्चे के हाथ सेकने लगी थी। रसोई में ही, नीचे एक कमरा जो रसोई का होता है, वहीं पर बैठ के उसके हाथ सेकने लगी थी। इस बच्चे विक्रम के पिताजी, उनका नाम भी कुंवर सिंह था, वो कुछ ही समय पहले सेना से रिटायर होकर अपने गांव वापस आए हुए थे। अब उन्हें गांव में आए हुए यार कुछ ही दिन हुए थे कि उनका जो है स्वास्थ्य खराब हो गया, यानी मतलब उनकी तबीयत खराब हो गई और वो लगातार कमज़ोर होते जा रहे थे, तबीयत उनकी बिगड़ती जा रही थी। तो इस वजह से उनको अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए कोटद्वार जाना पड़ गया था। तो वो अपना कोटद्वार चले गए थे। और बदकिस्मती से इसी बीच उनकी वाइफ सावित्री, उनकी तबीयत भी खराब हो गई। तो सावित्री ने अपने मायके से अपनी छोटी बहन सुधा को अपने पास बुलवा लिया, जिससे कि उसकी मदद मिल जाए और जो ये छोटा बच्चा जो ये विक्रम है, इसकी भी देखभाल हो जाए। 5 साल का बच्चा है यार, इसकी भी देखभाल हो जाए। और जब अंगीठी के पास बैठकर बच्चे के हाथ पांव गर्म कर रही थी, तो उसने रसोई का दरवाज़ा बंद तो किया था, मगर कुंडी नहीं लगाई थी। अचानक वो दरवाज़ा भड़ाक की आवाज़ के साथ खुला और एक खतरनाक आदमखोर बाघ रसोई के अंदर आ गया। इससे पहले सुधा कुछ सोच पाती, समझ पाती, बाघ तेजी से उसकी तरफ कूदा और गोद से उसके जो बच्चा था उसको जो है उसके कंधे के पास से कहीं से दबोचा और उसे लेकर बाहर निकलने लगा। सुधा ने झपट के बच्चे के पांव पकड़ लिए और पांव पकड़ लिया, वो बाघ के साथ वो भी खिंचती हुई दरवाजे के पास तक पहुंच गई। अब जब दरवाजे के पास तक पहुंची तो पता नहीं क्या हुआ कि उसका जो हाथ थे, उसके हाथ से बच्चे के पांव छूट गए। बाघ ने बच्चे को जोर से उछाला और बाहर रास्ते की ओर फेंक दिया और उसके पीछे से खुद भी छलांग लगा दी। अब सुधा जो है जोर जोर से चिल्लाने लगी, विक्रम ते बाघ ले गया, विक्रम ते बाघ ले गया, मतलब विक्रम को बाघ ले गया, विक्रम को बाघ ले गया। उधर विक्रम भी डर और दर्द से चिल्ला रहा था, बुई ए बुई बुई, मतलब माँ ओ माँ। बच्चा 5 साल का, इससे ज़्यादा क्या बोल पाएगा। इन लोगों की चीखने की आवाज़ सुनकर पड़ोस के ही गोविंद सिंह ने अपनी टॉर्च की रोशनी करी, टॉर्च जलाई और ऐसे बाहर देखा तो उन्हें बाघ दिखाई पड़ा, जो विक्रम को अपने जबड़े में दबोचे हुए था। अब गोविंद सिंह के हाथ में उस टाइम कुछ नहीं आया, एक वहीं पे लॉन्ग बूट था, लॉन्ग बूट, वो उसके हाथ में आ गया। उसने खींच के उसी बूट से जो है बाघ की तरफ मारा। अब बूट जो है वो सीधा जाके बाघ के शरीर से टकराया और वहीं कहीं पे गिर गया। बाघ विक्रम को दबोचे हुए बहुत तेजी के साथ दौड़ता हुआ अंधेरे में गायब हो गया। अब इन लोगों की चीख पुकार सुनकर गांव के अन्य लोग भी वहां आ गए और फिर हाथों में लालटेन, डंडे, कुल्हाड़ी, जिसके हाथ में जो हाथ लगा वो उसे लेकर उस दिशा की तरफ दौड़ पड़े जिस तरफ बाघ निकला था। बाघ विक्रम को अपने जबड़े में दबोच कर भागा हुआ था, तो उसकी स्पीड भी काफ़ी तेज़ थी और बच्चा छोटा था, हल्का था, तो कोई दिक्कत नहीं थी। करीब 1-1.5 घंटे तक उस अबोध बच्चे को
सारे जंगल में ढूंढा गया मगर वो नहीं मिला। सारे गांव वाले निराश होकर अब वापस गांव लौट आए। अब सब लौट आए तो अचानक किसी एक की नज़र जो है घास के बूसड़े पर पड़ी। दोस्तों, बूसड़ा या लूटा हमारे उत्तराखंड की भाषा में घास के ढेर को बोलते हैं, जिसको घास को जमा कर कर करके उसको गुंबद नुमा उसका आकार हो जाता है। ये घास ऑक्सीजन में मवेशियों को खिलाने के लिए काम आता है। इसे साल भर जो है जमा किया जाता है। लोगों ने देखा कि उस लूटे की, उस बूसड़े की जो घास है वो बिखरी हुई है। गांव वालों को कुछ शक हुआ और वो उसके नज़दीक पहुंचे। अब बहुत सावधानी से लोगों ने लाठियों की मदद से भूसड़े की जो घास थी उसको हटाया तो उन्हें वहाँ विक्रम की बॉडी मिल गई। वो पीठ के बल पड़ी हुई थी। बच्चे के शरीर पे जगह जगह खरोंचे लगी हुई थी और गले में दांतों के निशान थे, यानी कि बच्चे को बाघ ने मार दिया था, गला पकड़ के मार दिया था। यार सोचो यार, आप लोग मतलब ताज्जुब हो रहा है इसके, इस मतलब बाघ की चालाकी से मैं आश्चर्यचकित हूँ। आप कि वो बाघ सबसे नज़र बचाकर बच्चे को वही घास के ढेर में वो छिपा गया, और जबकि लोग बच्चे को एक डेढ़ घंटे से पूरे जंगल में जगह जगह ढूंढ रहे थे। अब बाघ का विचार तो ये रहा होगा कि जैसे ये लोग बाघ लौट के आएंगे और उसके बाद फिर अपने अपने घरों के अंदर चले जाएंगे कि बच्चा नहीं मिला, तब वो आराम से आकर इस बच्चे को इस घास के ढेर से निकालेगा और ले जाएगा। तो यार कितना दिमाग चलता है एक तेंदुए का, एक आदमखोर तेंदुए का, कितनी चालाकी उसके अंदर होती है, कितना शातिराना एक आदमखोर तेंदुआ हो जाता है। आश्चर्य हो रहा है यार। यार दोस्तों, कहानी फिर से बहुत लंबी हो जाएगी और आपको भी अपने काम करने होंगे, इसलिए इसके बाद क्या हुआ वो मैं आपको अगले भाग में बताऊंगा। तब तक बने रहिएगा दोस्तों अपना उत्तरांचल डायरीज के साथ। दोस्तों, ये तो आपका अपना ही चैनल है ना, अपना प्यार और आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखिएगा। ये बहुत काम आता है, ये मेरे लिए बहुत काम आ रहा है। जो मित्र आज पहली बार चैनल में आए हैं उन सभी का अभिनंदन करता हूँ। आभार और धन्यवाद के साथ आप सभी का स्वागत है। साथ ही आपसे निवेदन करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक और कमेंट भी कर दें, और यदि संभव हो तो है ही संभव है, कोई असंभव काम तो दुनिया में नहीं होता है, संभव है तो शेयर भी कर दीजिए। आप लोगों के सहयोग से ही तो चैनल का प्रचार और प्रसार हो सकेगा और हम सभी लोग मिलजुल कर चैनल को आगे ले जा सकेंगे। दोस्तों, एक बात 100% सही है, आप लोगों के बिना मैं शून्य हूँ, अ बिग ज़ीरो। जब आप में से कोई एक मेरे साथ जुड़ जाता है तो मैं से हम हो जाते हैं, यानी कि हम 10 हो जाते हैं। तो दोस्तों, अभी तो आज्ञा दीजिए, जल्दी ही मिलता हूँ इस घटना के अगले भाग में। तब तक के लिए बाय बाय। जय बद्री विशाल, जय उत्तराखंड, जय जय जय, जय माँ भारती।